नमस्कार दोस्तों। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के लिए 35 वर्षों की सीरीज़ चल रही है। आप जानते हैं कि इस सीरीज़ में हम पिछले 35 वर्षों के उन तथ्यों और टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं जो आपसे फिर से पूछे जा सकते हैं। इस चीज़ को मैं बार बार साबित कर रहा हूँ। पिछले 4 सालों से मैंने आपको सबूत दिखाया है। अभी 2025 का जो एग्ज़ाम हुआ है उसके बाद मैंने 118 प्रश्नों के सबूत आपको दिखाए हैं। अगर आप सच में गंभीरता से तैयारी कर रहे हैं तो इस सीरीज़ की एक एक लाइन आपको याद होनी चाहिए। एक एक लाइन, मैं बहुत सोच समझ के कह रहा हूँ, एक एक लाइन, एक एक शब्द आपको याद होना चाहिए। फिर देखिए आप कितनी आसानी से सेलेक्ट होते हैं। और ये काम मैंने आपके लिए आसान बनाया है। आप पीडीएफ नोट ले सकते हैं। आपको व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस पर मैसेज करिए, नोट लीजिए, जल्दी से तैयार करिए। फ़िलहाल ये टॉपिक 2025 में पूछा गया था और अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो आप देखेंगे इसमें जो तथ्य हैं वो यूपीएससी ने भी पूछे हैं। तो दोनों एंगल से हम देख लेते हैं। कहा गया था कि चुनाव सुधार हुए हैं, 4 ऑप्शंस दिए गए थे, उनका कालक्रम आपको बताना है। लेकिन क्या ज़रूरी है कि अगली बार सेम इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कालक्रम में लगाइए? नहीं, कतई ज़रूरी नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर है कि इन टॉपिक से, इन तथ्यों से फिर से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहले भी आए हैं, तो एक एक करके हम देख लेते हैं। जैसे ईवीएम पे क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है, यूपीएससी ने भी पूछा है, पीसीएस में भी आया है। इसमें क्या ध्यान रखने वाली बात है? अब इसमें ध्यान रखने वाली 2 बातें हैं। ईवीएम के बारे में आप जानते हैं, आपने वोट दिया होगा। 2 बातें आपसे पूछी जाती हैं। एक तो ये कि सबसे पहली बार ये कब इस्तेमाल किया गया, प्रायोगिक तौर पर 1982 में, और लोकसभा चुनाव में पूरे देश में 2004 में इसका यूज़ किया गया था। उसके बाद से हो रहा है। ये 2 तथ्य आपको पता होने चाहिए। एपिक के बारे में आप जानते हैं, ये काफ़ी चर्चा में था। मतदाता फ़ोटो पहचान पत्र, जिसको आप निर्वाचन कार्ड बोलते हैं। इसकी शुरुआत हुई थी 1993 में। ठीक है, इसमें फ़ोटो होती है, एड्रेस होता है। अभी जो मुद्दा चल रहा है, आप देख रहे हैं कि इसमें कितने सारे वोटर्स का नाम, मतलब नाम के साथ, एड्रेस के साथ और भी चीज़ों के साथ ऐसी गड़बड़ियाँ पाई जा रही हैं जो दिखाती हैं कि चुनाव आयोग अच्छे से काम नहीं कर रहा है। ये एक पॉलिटिकल डिबेट का भी मुद्दा है, लोकतंत्र के लिए एक चिंता का विषय भी है, और एक यूपीएससी या फिर पीसीएस एस्पिरेंट्स के लिए जो गंभीरता से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक हॉट टॉपिक है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें पूछा जा सकता है, ये बात आप ध्यान रखिए। बाकी सामान्य बातें हैं। एक चीज़ और आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। यूपीएससी ने वीवीपैट पर क्वेश्चन पूछा था, थोड़ा विस्तार से पूछा था। वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल, यहाँ पर ऑडिट ट्रेल अलग होना चाहिए, कोई बात नहीं। सबसे पहले 2013 में इसका इस्तेमाल किया कि जब आप ईवीएम में वोट देने जाएंगे, वहाँ दबाएंगे तो उसमें ना एक ऐसे इंटरफेस होता है, एक छोटा सा विंडो जैसा होता है। उसमें एक पर्ची दिखती है आपको कुछ सेकंड के लिए, शायद 7 सेकंड के लिए, और आपने जो वोट डाला है एक तरह से उसका वो रसीद है। आपको एक सबूत दिया जा रहा है कि देखिए आपका वोट पड़ गया है जिसे आप वोट देना चाहते थे। उसके बाद से वो पर्ची अपने आप कटती है और नीचे जो बॉक्स है उसमें गिर जाती है। ये इसलिए किया गया था कि कभी अगर चुनाव पे विवाद हो जाए तो इसे गिन लिया जाए और इसके आधार पर देख लिया जाएगा कि हाँ एक्चुअल में क्या हुआ है। तो फ़िलहाल इस पे भी बहुत सारी अलग अलग रायें हैं, इसमें भी गड़बड़ी की बातें की जाती हैं। वो तो अब सरकार कैसे काम कर रही है और उसमें कितनी पारदर्शिता है, टेक्निकल क्या क्या बातें हैं, आम जनता तक वो बातें नहीं पहुंच पाती। फ़िलहाल एग्ज़ाम के नज़रिए से ये बातें आप ध्यान रखिए। ठीक है, ये पर्ची वाला मामला यूपीएससी ने पूछा था। एक और प्रावधान है, ये वर्ष ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बाकी तो आप जानते हैं। वर्ष 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था, कहा था कि ऐसा है कि और भी देशों में ऐसे प्रैक्टिस देखे गए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो लोग किसी को वोट नहीं देना चाहते उनके लिए क्या करें। वो अपनी असहमति जताना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि जितने भी कैंडिडेट हैं इनमें से कोई भी इस लायक नहीं है जिसे वोट दिया जाए, लेकिन ये असहमति भी दर्ज होनी चाहिए।
हालांकि इस पे क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है, तो मेरे ख्याल से मेंस में भी पूछा है। तो इसका अभी कोई खास महत्व उस रूप में नहीं है कि रिजल्ट पर असर पड़ेगा। इसकी मांग होती है कि अगर 4 उम्मीदवार हैं और लोगों ने वोट दिया है, किसी को कुछ ऐसा मिला है, लेकिन नोटा पे नन ऑफ द एबव इस पर ज़्यादा वोट पड़ गए हैं। मतलब इन चारों में से जो सबसे ज़्यादा पाया है, मान लेते किसी को 20 वोट मिले, किसी को 30, किसी को 50, किसी को 70, तो 70 वाला सबसे ज़्यादा पाया है। लेकिन नोटा पे तो 80 लोगों ने, मतलब 80 लोग ऐसे हैं जो किसी को पसंद नहीं कर रहे। ठीक है, नोटा पे 80 आ गया, जो सबसे ज़्यादा पाया उससे भी ज़्यादा इस पे पड़ गया। तो लोग कहते हैं कि इसके आधार पर इन चारों का नॉमिनेशन कैंसिल होना चाहिए, दोबारा से चुनाव होना चाहिए, और दोबारा इनका नाम नहीं आना चाहिए, ये अब नहीं लड़ेंगे चुनाव फिलहाल के लिए। लेकिन अभी इस पर बहस हो रही है। सरकारें, नेता वो चाहते नहीं है कि इस तरह की चीज़ें आए, तो वो चलेगा। लेकिन ये अच्छा उपाय बढ़िया था, तो इस रूप में ये लाया गया था। पूछा जा सकता है इसका उद्देश्य क्या है, और 2013 में आया था, ये चीज़ ध्यान रखिए। अब आगे बढ़ते हैं, आज ही हम एक और टॉपिक देख लेते हैं। उपराष्ट्रपति पर क्वेश्चन पूछा गया था। एग्ज़ाम से पहले मैंने स्पेशल मेंशन किया था, अलग से इसे पढ़ाया था, नोट दी थी कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, और रीज़न भी आप जानते हैं, चुनाव हुआ था। तो क्या इसके पहले उपराष्ट्रपति पे क्वेश्चन नहीं आए हैं? बहुत सारे आए हैं। क्या आगे नहीं आ सकते? बार बार आ सकते हैं, इसीलिए ध्यान से देखिए। उपराष्ट्रपति के बारे में कौन कौन सी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगर हम संवैधानिक स्थिति की बात करें तो उपराष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति के पास दूसरे नंबर, राष्ट्रपति के बाद दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा पद है हमारे देश में। ये सामान्य सी बात है। यह पद अमेरिकी उपराष्ट्रपति के मॉडल पर आधारित है, जो ऊपरी सदन जिसे सीनेट कहते हैं उसका अध्यक्ष भी होता है। हमारे यहाँ भी ऐसा है कि राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है, सभापति जिसे हम कहते हैं, वो उपराष्ट्रपति होता है। या यूँ कहें कि जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनेगा वो बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप सभापति भी बन जाएगा। ठीक है, ये कथन पूछा जाता है। इसके बाद यहाँ देखिए, आपसे ये अनुच्छेद पूछा जाता है कि उपराष्ट्रपति के बारे में संविधान में कौन सा अनुच्छेद है। बहुत सारे हैं। इसमें कहा गया है कि एक उपराष्ट्रपति होगा, उसके पद के बारे में 63 में कहा गया है। अब यहाँ देखिए, राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में भूमिका, ये कथन कई बार पूछा गया है। इसके लिए जो अनुच्छेद है पूछा जा सकता है 64, 64। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। पदेन सभापति का मतलब वही है, मतलब अगर इस पद पर है, उपराष्ट्रपति के पद पर कोई व्यक्ति है, तो अपने आप वो सभापति भी हो जाता है। ठीक है, इस क्षमता में वह राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है और सदन में कार्रवाई को सुचारू रूप से संचालित करता है। जब वो सभापति के रूप में काम करता है, तो सभापति के रूप में उसके कार्य और शक्तियां लोकसभा अध्यक्ष के समान होती हैं। जिस तरह से लोकसभा का अध्यक्ष काम कर रहा है, जिन शक्तियों का इस्तेमाल कर रहा है, उसी तरह से जो उपराष्ट्रपति महोदय हैं, जब वो सभापति के रूप में बैठते हैं तो वो अपना काम करते हैं। ठीक है, अच्छा, एक खास बात जो यूपीएससी ने भी पूछा है और अलग अलग पीसीएस परीक्षाओं में पूछा गया है कि उपराष्ट्रपति, ध्यान दीजिएगा, न तो लोकसभा और न ही राज्यसभा का सदस्य होता है। अगर आप इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो अभी हाल ही में मैंने आपको बताया था संयुक्त बैठक में कि जो संयुक्त बैठक है उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेंगे, वो नहीं है तो उपाध्यक्ष करेंगे, वो नहीं है तो राज्यसभा के उपसभापति करेंगे। ये सभापति नहीं करेंगे, मतलब उपराष्ट्रपति नहीं करेंगे। इसका असली कारण यही है कि वो न तो लोकसभा के सदस्य हैं न राज्यसभा के सदस्य हैं। मान लीजिए कि चुनाव से पहले, सामान्य तौर पर ऐसा होता है, चुनाव से पहले वो व्यक्ति जो है लोकसभा का या राज्यसभा का मेंबर है, तो इलेक्शन के बाद चुन लिए जाने के बाद वो पद त्याग देगा, किसी भी सदन का सदस्य
नहीं रहेगा। ठीक है, यहाँ देखिए, वह सदन का सदस्य न होने के कारण मतदान नहीं कर सकता है। बात समझ में आ रही है? यह व्यक्ति मतदान नहीं कर सकता, यानी कि किसी मुद्दे पर वोटिंग चल रही है तो कई बार लोकसभा अध्यक्ष वोट कर सकते हैं बीच में, ये नहीं कर सकते। हालांकि यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर बराबर की स्थिति हो जाए तब निर्णायक मत डाल सकते हैं कि दोनों अब टाई हो गया, 50-50 पे आ गया, तो इनसे कहा कि भाई आप वोट डालिए और मामला रफा दफा करिए, बहुमत हो जाएगा जिस साइड में, आप हाँ कहें तो हाँ, ना कहें तो ना, तब डाल सकते हैं, अपने मन से नहीं। लोकसभा अध्यक्ष में कुछ ऐसी शक्तियाँ होती हैं कि वो शुरू में भी वोट डाल सकते हैं कुछ मामलों में। ठीक है, वरना वो भी तो ऐसे ही करते हैं कि अगर बहुमत मतलब 50-50 हो गया तब करेंगे। ठीक है, अच्छा, उपराष्ट्रपति चुने जाने के लिए किसी व्यक्ति में राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने की योग्यता होनी चाहिए। कंफ्यूज नहीं होना। अभी हमने पढ़ा है कि ये न तो राज्यसभा के सदस्य होते हैं न लोकसभा के सदस्य होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसके सदस्य बनने की योग्यता नहीं रखते हैं तो भी आप उपराष्ट्रपति बन जाएंगे। खास तौर पे राज्यसभा के सदस्य, यानी कि उपराष्ट्रपति वही व्यक्ति बन सकता है जो राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। और योग्यता क्या है भाई? दिवालिया नहीं होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 साल से ज़्यादा का होना चाहिए, मतलब 35 साल पूरा कर लिया हो। ठीक है, इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं। अन्य कार्य, यहाँ देखिए, वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करता है। मैं थोड़ा समय लेके बोल रहा हूँ, मैं बार बार याद दिला रहा हूँ, इसका रीज़न आप समझ जाइए कि मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ें आपके दिमाग में एक एक करके बैठें। राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए किसी वजह से, अचानक से मूड में आया, इस्तीफा दे दिए, या मृत्यु हो गई, महाभियोग लगा के हटा दिया गया समय से पहले, अब पद खाली, हमारे देश का सर्वोच्च पद खाली नहीं रहना चाहिए, तो कोई ना कोई तो होना चाहिए तब तक के लिए, जब तक नया राष्ट्रपति नहीं आ जाता। तो ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं। अब यहाँ एक चीज़ देख लीजिए, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मान लीजिए उपराष्ट्रपति भी उसी टाइम पीरियड में उपस्थित ना हो, जैसे हमने संयुक्त बैठक में देखा था, राष्ट्रपति का पद खाली है, उपराष्ट्रपति है नहीं, किसी वजह से उनका भी पद खाली हो सकता है, तब क्या करेंगे? उस समय सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेंगे। मान लीजिए वो भी नहीं है, तब क्या करेंगे? तब कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जो वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे, भाई न्यायाधीश तो बहुत सारे हैं ना, उसमें जो सबसे वरिष्ठ हैं, जिनकी उम्र ज़्यादा है, उन्हें राष्ट्रपति बनाया जाएगा। और 6 महीने के अंदर अगले राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए। ये सारे तथ्य महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। कहीं ना कहीं आपको ये नोट में मिल ही जाएगा, लेकिन मैं याद दिलाता रहता हूँ। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन फिक्स नहीं है, मतलब सामान्य तौर पर है, बीच में इनको हटाया भी जा सकता है। उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति को हर किसी को हटाया जा सकता है, ऐसा कुछ वो नहीं है, फिक्स नहीं है। बाकी इसको हम बाद में देखेंगे। बस मैं आपको याद दिला देता हूँ, अगर आप गंभीर हैं, सच में तैयारी कर रहे हैं गंभीरता से, आप चाहते हैं कि कम समय में टू द पॉइंट तैयारी करके सिलेक्शन ले लें, तो जल्दी से जाके पहले नोट ले लीजिए, उसे अच्छे से तैयार कर लीजिए, बार बार रिवाइज करिए, फिर देखिए आप कितनी आसानी से यूपीपीसीएस क्वालिफाई करते हैं। ठीक है जी, तो बस आज इतना ही है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।